please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नीतीश सरकार पर आरजेडी के लगातार हो रहे हमलों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा है कि 2015 में महागठबंधन को मिला जनादेश जनता को ठगने के लिए नहीं था। चौबे के मुताबिक जनता का समर्थन पटना में मॉल बनाने के लिए भी नहीं मिला था। बीजेपी सांसद ने आरजेडी को पालकी ढोने वाली लुटेरों की पार्टी भी करार दिया है। अश्विनी चौबे ने दावा किया है कि जल्द ही लालू प्रसाद यादव सहित कई आरजेडी नेता जेल जाएंगे। चोरी करने के लिए नहीं था, जनता का सेवा करने के लिए था, न कि रसगुल्ला खाने के लिए था, मॉल बनाने के लिए था। आपका सब कहानी जब सामने आ गया तो आपने लोकतंत्र में आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? ये हालात किसने पैदा किया? ये हालात लालू जी और उनके कुनबों ने पैदा किया। और अभी क्या हुआ? अभी तो आने वाले दिन में बाराती के साथ जाइएगा भीतर। सब बाराती जितने हैं आपके पालकी ढोने वाले, जिन्होंने बिहार को लूटने का काम किया, ये राजद पार्टी नहीं है, ये पालकी ढोने वाला लुटेरों की पार्टी है। तो आरजेडी के आरोपों पर बीजेपी का यहां पलटवार है। अश्विनी चौबे का कहना है कि जनादेश लोगों ने, जो बिहार की जनता ने दिया था, वो पालकी ढोने वाली लुटेरों की पार्टी को नहीं दिया था। और उनका साफ साफ कहना था कि जिस तरीके से घोटालों में लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार लिप्त है, उसके लिए बिहार की जनता ने यहाँ पे वोट नहीं दिया था। और उनका साफ साफ ये भी कहना था कि तेजस्वी प्रताप यादव, साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार, उनके आरजेडी के कई लोग जल्द ही जेल जाएंगे। तो बीजेपी का पलटवार लालू प्रसाद यादव पर। और अब बात चीन पर जंग की सनक की कर लेते हैं। चीन जो अब तक पर्दे के पीछे छिपकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचता था, अब वो भारत के बेहद बढ़ते कद से इस कदर परेशान हो चुका है कि बौखलाहट में जंग पर आमादा हो गया है। इसके लिए वो लगातार उकसाने वाले बयान दे रहा है, बार बार युद्ध की धमकी दे रहा है। चीन इन गीदड़ भपकियों से एक साथ कई चाल भी चल रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि चीन पर जंग की सनक आखिर सवार क्यों है। दुनिया में हिंदुस्तान के बढ़ते कद से परेशान हुआ चीन। भारत की बढ़ती ताकत से बौखलाया चीन। भारत की तरक्की देखकर उड़े चीन के होश। भारत से कड़ी टक्कर मिलने से चीन की नींद उड़ी। भारत के बढ़ते कद से चीन परेशान हो गया है। इसे रोकने के लिए उसने कई तरीके की साजिश भी अपनाई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। लिहाजा अब उसने जंग के ऐलान की रणनीति अपनाई है। जंग पर आमादा चीन अब इसके बहाने तलाश रहा है। इसलिए हर रोज चीन की तरफ से उकसाने और भड़काने वाले बयान आ रहे हैं, जो जंग के लिए उसकी सनक को साबित कर रहे हैं। चीन पर जंग की जो सनक सवार है, उसकी ताजा मिसाल चीन के रक्षा मंत्रालय की ओर से आया बयान है, जिसे रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने जारी किया है। चीन की यह धमकी हिंदुस्तान के लिए है, जिसमें चीन अपनी सेना की धौंस दे रहा है। जानकारों के मुताबिक ये चीन की भारत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है।
दूसरे लफ्ज़ों में यही कह रहे हैं कि हम बहुत मजबूत हो गए हैं, बहुत स्ट्रांग हो गए हैं और हम आपको 62 से भी बुरी मात देंगे। वो ये भूल रहे हैं कि हिंदुस्तान की फोर्सेस में अगर चीन भी 62 से 2017 में बहुत फ़र्क हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान की फ़ौज बहुत स्ट्रांग है बनिस्बत उस समय के। चीन की इस धमकी में आगे भारत का नाम भी लिया गया है, जो ये जाहिर करता है कि चीन भारत की तरक्की को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।提醒印方，不要心存侥幸，不要抱着不切实际的幻想。 इतना ही नहीं, चीन के इस अफसर ने बेहद धमकी भरे अंदाज में यह भी कहा है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। 提醒印方，不要心存侥幸，不要抱着不切实际的。 चीन और भारत के बीच ताजा विवाद डोकलाम को लेकर है। चीन ने इस बार भारत को उकसाने के लिए भूटान के इस डोकलाम इलाके को चुना है। डोकलाम भूटान में है और यह इलाका उस जगह पर है जहां भारत, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। डोकलाम में सड़क बनाकर चीन इस पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा है। वो भूटान जैसे कमजोर देश को दबाकर उससे यह महत्वपूर्ण इलाका छीनना चाहता है, लेकिन भारत के दखल से उसका मंसूबा पूरा नहीं हो पा रहा है। चीन के बयान में डोकलाम पर उसकी बौखलाहट भी साफ नजर आती है। 中国人民解放军建军90年的历史证明了一点。 डोकलाम में इस वक्त चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं। अब चीन चाहता है कि भारत डोकलाम से अपनी सेना को हटा ले। इसके लिए चीन ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर भारत अपनी सेना पीछे नहीं हटाता तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। चीन का कहना है कि डोकलाम विवाद को सुलझाने के लिए उसकी पहली शर्त यही है कि भारत अपनी सेना वापस बुलाए। चीन के इस तरह के भड़काऊ बयान को जानकार गीदड़ भभकी मान रहे हैं। रक्षा मामलों के जानकारों के मुताबिक चीन इस तरह के बयान से भारत पर दबाव बढ़ाना चाह रहा है। उसका केवल एक ही मतलब है, वो हिंदुस्तान को दबाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को धमकाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ साइकिक वॉरफेयर कर रहे हैं। डोकलाम पर भारत की चीन के बीच विवाद की शुरुआत 16 जून को हुई थी। इस तरह इस मुद्दे को सुलगते हुए 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। चीन की ओर से इस मामले में हर रोज कोई न कोई भड़काने वाला बयान जारी होता है। चीन के ज्यादातर पड़ोसी देश उसकी विस्तारवादी नीति से परेशान हैं। डोकलाम में भी चीन ने ऐसा ही किया, लेकिन भारत ने उसकी एक नहीं चलने दी और चीन की इस रणनीति को फेल कर दिया। लिहाजा अब चीन भारत को विश्व में बदनाम करने की रणनीति पर काम कर रहा है। डोकलाम पर चीन की ओर से आ रहे भड़काऊ बयान से पूरी दुनिया परेशान है। अमेरिका ने हाल ही में भारत और चीन को यह मुद्दा बातचीत से सुलझाने की सलाह दी थी, लेकिन चीन बातचीत के बजाय युद्ध की धमकी दे रहा है, क्योंकि डोकलाम के जरिए उसने भारत से कई तरह के हिसाब बराबर करने की साजिश रची थी, जिन पर अब उसे पानी पड़ता नजर आ रहा है। चीन पिछले करीब 1.5 महीने से हर दिन भारत के खिलाफ लगातार उकसाऊ बयान दे रहा है। उसकी कोशिश है कि भारत उसकी धमकियों के आगे झुककर डोकलाम विवाद से पीछे हट जाए, ताकि भूटान जैसे कमजोर देश को वो दबा सके। सवाल यह है कि चीन डोकलाम पर कब्जे के लिए इस कदर बेचैन आखिर है क्यों, और भारत को क्यों उकसा रहा है। पिछले 1.5 महीने से लगातार भारत को उकसा रहा है चीन। डोकलाम पर अपने मंसूबे बिखरने से बौखला गया है चीन। भारत को लगातार युद्ध की धमकी दे रहा है चीन। डोकलाम विवाद की शुरुआत 16 जून को हुई थी। तब से चीन इस मुद्दे को लेकर हर रोज
भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, क्योंकि भारत के रुख से उसकी एक बड़ी चाल नाकाम हो गई है। डोकलाम भारत, चीन और भूटान की सीमा से लगता है। यह इलाका चुम्बी घाटी में है, जिसके एक ओर भारत का सिक्किम है और दूसरी ओर भूटान है। इसी इलाके में पड़ने वाले योडोंग तक वो रेलवे लाइन बिछा चुका है। अब वो डोकलाम तक सड़क बनाना चाहता है। चीन की चाल है कि अगर वो डोकलाम तक सड़क बना लेता है तो वो पूर्वोत्तर में भारत की सीमा के करीब पहुंच जाएगा, जिससे भारत के खिलाफ साजिश रचने में उसे आसानी होगी। इंडिया की राइज जो है लार्जेस्ट ग्रोइंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, एन एमर्जिंग सुपर पावर, हिंदुस्तान जो है उनके सीपेक को अपोज कर रहा है, ओबीआर को अपोज कर रहा है, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, वियतनाम के साथ नज़दीकी रिश्ते कर रहा है। किसी तरीके से दर्शाना चाहते हैं इस तमाम रीशफल के दौरान कि वो हिंदुस्तान को डरा सकते हैं, हिंदुस्तान को दबा सकते हैं, हिंदुस्तान को घबरा सकते हैं। चीन इन दिनों दुनिया में भारत के बढ़ते कद से परेशान है। अब डोकलाम को हथियार बनाकर वो दुनिया में भारत के बढ़ते कद पर भी लगाम लगाना चाहता है। इस विवाद के नाम पर चीन का मीडिया लगातार ऐसे बयान दे रहा है जिससे दुनिया में भारत की छवि को नुकसान पहुंचे। हिंदुस्तान एक उभरती हुई महाशक्ति है जो आने वाले समय में ग्लोबल लेवल पर और रीजनल लेवल पर स्पेस बनाना चाहती है और रोल प्ले करना चाहती है। चीन नहीं चाहता कि हिंदुस्तान एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में आए और उसको किसी प्रकार की कोई स्पेस मिले, या तो रीजनली या ग्लोबली। भारत का बढ़ता कद चीन के लिए बड़ी परेशानी का सबब है, क्योंकि इससे दक्षिण एशिया में चीन के सामने एक ऐसी ताकत खड़ी हो गई है जो उसकी दादागिरी पर लगाम लगा देती है। डोकलाम में भी यही हो रहा है। अब चीन इस मामले पर भारत को डराकर पूरे इलाके में संदेश देना चाहता है। चीन के आज बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं बहुत सारे देशों में। साउथ चाइना सी में उसके हर जो वहाँ के देश हैं, हर एक के साथ उसका डिस्प्यूट है ओवर शेयरिंग ऑफ वाटर, ओवर शेयरिंग ऑफ आइलैंड्स, ओवर शेयरिंग ऑफ टेरिटरीज। ईस्ट चाइना सी में उसके जापान के साथ में और प्रॉब्लम है। भारत के साथ डोकलाम विवाद को लगातार हवा देने के पीछे चीन के घरेलू कारण भी हैं। चीन में जल्द ही कम्युनिस्ट पार्टी का सम्मेलन होने वाला है। 5 साल बाद होने जा रहा ये सम्मेलन पार्टी का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पार्टी महासचिव के पद से हटाया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक इस सम्मेलन को देखते हुए सरकार डोकलाम विवाद को ज्यादा से ज्यादा तूल दे रही है। चीन में जो लीडरशिप रीशफल है उसमें तो साफ तौर पर अपनी छवि को कायम रखने के लिए जीपेंग दिखाना चाहते हैं कि सारे देश उनको सलाम करते हैं, सारे देश उनके आगे झुकते हैं, और उन्हीं की कोशिश है कि उस समय वो हिंदुस्तान के ऊपर भी छा जाएं। चीन की तरफ से आ रहे हर बयान में भारत को डोकलाम से सेना हटाने की धमकी दी जा रही है, लेकिन चीन को दो टूक लफ्जों में बता दिया गया है कि भारत पीछे नहीं हटेगा। विदेश मंत्री ने कहा है, वो सोच विचार कर कहा होगा। चीन एक तरफा जो है वो बयानबाजी भी कर रहा है, सारी चीज कर रहा है, लेकिन इस मामले में पूरा देश एक है। चीन डोकलाम तक पहुंचने के लिए बेताब है, लेकिन भारत के सामने आने से वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। साथ ही उसे मालूम है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ सीधी जंग भी नहीं छेड़ सकता है। यही वजह है कि वो गीदड़ भभकियों का सहारा ले रहा है। चीन हिंदुस्तान को सिर्फ डोकलाम के मुद्दे पर ही नहीं उकसा रहा, बल्कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक चक्रव्यूह बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सीधी जंग नहीं छेड़ रहा, क्योंकि उसे मालूम है कि 2017 का हिंदुस्तान 1962 जैसा नहीं रहा। चीन भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान भले ही दे रहा है, लेकिन सीधी जंग में कूदने से वो भी परहेज करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अब भारत की हालत 1962 जैसी नहीं है, इसलिए मुकाबला उसके लिए भी आसान नहीं होगा। इस वक्त चीन और भारत की सैन्य ताकत देखी जाए तो भारत चीन को जबरदस्त टक्कर देता है। भारत के पास करीब 13 लाख सैनिक हैं तो चीन के पास करीब 22 लाख। वहीं एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो भारत के पास 2102 एयरक्राफ्ट और चीन के पास 2955, जबकि इसमें भारत के पास 676 फाइटर जेट हैं और चीन के पास 1271 फाइटर जेट।
टैंकों की संख्या देखी जाए तो भारत के पास 4,426 टैंक हैं और चीन के पास 6,457। वहीं विमान वाहक पोतों की संख्या में भारत चीन पर भारी पड़ता है। भारत के पास 3 विमान वाहक पोत हैं, जबकि चीन के पास सिर्फ 1। भारत की इस ताकत को चीन अच्छी तरह जानता है। उसे मालूम है कि जंग हुई तो उसे काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि वो गीदड़ भभकियों का सहारा ले रहा है। गुजरात में राज्यसभा चुनावों से पहले पार्टी को फूट से बचाने के लिए कांग्रेस ने अपने 40 विधायकों को बेंगलुरु भेजा। आज दोपहर 3 बजे बिहार में नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 2 एमएलसी ने दिया इस्तीफा। जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं है। यूपी के शामली में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाशों को मार गिराया। गठबंधन में नीतीश कुमार से झटका खाने के बाद न्यूज 18 इंडिया से बोले लालू प्रसाद यादव अब बीजेपी जेडीयू के खिलाफ अपेक्षा करता है कि बीजेपी वाले लोगों से भी इनको फिर निकाल मत देना। इनके पास तो कोई बात है नहीं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा कि विधायकों और सांसदों को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 35A से छेड़छाड़ मंजूर नहीं। बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 30% आकाश मिसाइल्स में खामियों के चलते चीनी सीमा पर तैनात नहीं की गई। 2019 की तैयारियों में जुटे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के यूपी दौरे पर लखनऊ पहुंचे। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बीजेपी के साथ मिलकर अपने परिवार को भ्रष्टाचार के मामले में फंसाने का आरोप लगाया। भाजपा के लोगों ने, इन लोगों ने नीतीश जी के साथ मिलकर के ये हमको बदनाम करने के लिए ये सारे केसेस किए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 50 साल से ज्यादा उम्र के अधिकारियों की 31 जुलाई तक सूची मांगी। गोल में खेले जा रहे पहले टेस्ट में विराट कोहली के शतक के बाद भारत ने श्रीलंका को 550 रनों का लक्ष्य दिया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ को पनामा गेट पेपर लीक्स में दोषी करार दिए जाने के बाद अब पत्नी कुलसुम नवाज बन सकती हैं नई प्रधानमंत्री। आतंकी संगठन लश्कर के सरगना अब्दुल रहमान मक्की ने नवाज शरीफ पर हमला बोलते हुए हाफिज सईद की नजरबंदी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वंदे मातरम के मुद्दे पर शिवसेना ने सामना के जरिए अबू आसमी और वारिस पठान पर निशाना साधते हुए दोनों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की। बेटे के साथ शतरंज खेलते हुए तस्वीर डालने के बाद क्रिकेटर मोहम्मद कैफ मौलवियों के निशाने पर। ये गुनाह है, इसका खेलना चूंकि हराम है। राजस्थान के पथमेड़ा और जालोर में भारी बारिश की वजह से 800 गायों की मौत हो गई। कोर्ट से भगौड़ा अपराधी घोषित किए जाने के बाद एनआईए ने जाकिर नाइक की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू की। यूपी के हाथरस में पीसीआर वैन पर तैनात सिपाही पर ट्रैक्टर के ड्राइवर से 7,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप। और इस वक्त अहमदाबाद से जनक दवे एक अहम खबर दे रहे हैं। राज्यसभा चुनावों से पहले गुजरात में पार्टी को फूट से बचाने के लिए कांग्रेस ने अपने 40 विधायकों को बेंगलुरु भेज दिया है। देर रात विधायकों को अहमदाबाद से विमान से बेंगलुरु भेजा गया। इस बीच राजकोट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का रास्ता रोकने की कोशिश की। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है।
तो विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप पर बीजेपी और विपक्ष आमने सामने हैं। इस्तीफा नहीं दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनसे इस्तीफा दिलवा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी है। ये जानबूझ के, चूंकि अब उनकी अपनी पार्टी में एकदम से एक जाकर ठहराव आ गया है, तो कांग्रेस पार्टी के एमएलए को रिजाइन करवा करके वो जिस प्रकार के आने वाले चुनाव में राजनीति करना चाहते हैं वो शर्मनाक है और बहुत ही जनतंत्र विरोधी है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार की हरकतें करने के बजाय अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो अपने उस पूरे प्रोग्राम को लेकर के लोगों के बीच जाए, न कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों को इस तरीके से डिस्टर्ब करे। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी पूरी मर्यादाओं को ताक पर रखकर राजनीति कर रही है। हमें लगता है सत्ता और पैसे का खेल कर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की राजनीति दूषित कर रही है। कांग्रेस का ये आरोप कि गुजरात में भाजपा खरीद फरोख्त कर रही है उनके विधायकों का ये बेबुनियाद, तथ्यहीन और झूठा आरोप है। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पूरा देश आगे बढ़ना चाहता है और कांग्रेस पार्टी के गुजरात के विधायकों को भी लगता है कि कांग्रेस में उनका कोई भविष्य नहीं बचा है। और अब बात मक्का उड़ाने की साजिश नाकाम की। आज हम एक ऐसी साजिश की बात करने जा रहे हैं जो अगर कामयाब हो गई तो पूरी दुनिया में मातम पसर जाता। पाक मक्का शहर आतंकियों के निशाने पर था, लेकिन इससे पहले कि आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, आतंकी खुद ही निशाना बन गए। मक्का यानी वो पाक जमीन जहां दुनिया भर का हर एक मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार जरूर सजदा करना चाहता है। हर साल दुनिया भर के लाखों मुसलमान इस्लाम में दर्ज सबसे पाक शहर सऊदी अरब के मक्का की पाक मस्जिद तक पहुंचते हैं। मक्का की मस्जिद को इस्लाम में इतना पाक दर्जा हासिल है कि किसी भी गैर इस्लामिक को यहां जाने की इजाजत नहीं है। इस्लाम के 5वें स्तंभ के तौर पर शुमार किए जाने वाले मक्का को मुसलमान हज के नाम से पुकारते हैं। दुनिया भर के मुसलमान एक बार इस शहर तक जरूर पहुंचना अपना सौभाग्य समझते हैं। दुनिया भर के लाखों मुसलमान साल में एक बार जरूर सऊदी अरब के इस पवित्र शहर का रुख करते हैं और उन तमाम लोगों के लिए बंदोबस्त करना किसी चुनौती से कम नहीं। लेकिन लाखों हज यात्रियों को हिफाजत मुहैया कराने वाले सऊदी अरब के सुरक्षा कर्मियों के सामने उस वक्त एक जबरदस्त चुनौती पैदा हो गई जब उन्हें यमनी हौती विद्रोहियों की एक ऐसी हरकत पता चली जो अगर कामयाब हो गई होती तो इस वक्त पूरी दुनिया मातम के समंदर में डूब गई होती। सऊदी अरब के सुरक्षा कर्मियों ने अपने मुल्क के माथे पर न सिर्फ बदनामी का दाग लगने से बचाया बल्कि हजारों लाखों हज यात्रियों की जान भी बचाई है। जी हाँ, ये सच है। यमन के हौती विद्रोहियों ने दुनिया की सबसे पवित्र मक्का मस्जिद को निशाना बनाकर एक मिसाइल दागी थी, जिसे वक्त रहते सऊदी अरब के सुरक्षा बंदोबस्त ने अपने रडार पर देख लिया और फिर उसका रास्ता रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बताया जा रहा है कि तईफ प्रांत में तैनात सऊदी अरब की एयरफोर्स की यूनिट ने वक्त रहते एक इंटरसेप्ट बैलिस्टिक मिसाइल दागी और विद्रोहियों की दागी गई मिसाइल को ऊपर हवा में ही मार गिराया और आसमान के रास्ते से आ रही एक बड़ी बला उसी आसमानी रास्ते से ही टल गई। सऊदी एजेंसियों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक एयर डिफेंस फोर्सेज ने मिसाइल को मक्का से 69 किलोमीटर दूर तईफ प्रांत के वासलिया इलाके में गिरा दिया। इस बैलिस्टिक मिसाइल से किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। सऊदी के खिलाफ यमन के शिया विद्रोही अक्सर हमले करते रहे हैं, जबकि मक्का के आसमान पर इन दिनों खौफ के ही बादल नजर आ रहे हैं। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जब मक्का की सबसे बड़ी मस्जिद पर दहशतगर्दों ने अपनी नापाक कोशिश को सिरे चढ़ाया था, जब 24 जून को मस्जिद के अहाते में एक दहशतगर्द ने खुद को बारूद से उड़ा लिया था। सऊदी अरब में पुलिस ने रमजान महीने के आखिरी दिनों में मक्का की मस्जिद अल हरम में हमले की साजिश को नाकाम कर दिया था। ये हमला तब हुआ जब एक फिदाइन हमलावर ने मस्जिद के पास खुद को उड़ा लिया। हालांकि ये लड़ाई नई नहीं है।
सऊदी अरब गठबंधन मार्च 2015 से यमन में शिया विद्रोहियों से जूझ रहा है। इन विद्रोहियों को हौती के नाम से जाना जाता है। ये भी खुलासा है कि हौती विद्रोहियों के पास सोवियत संघ की स्कड मिसाइलें और यमन के हथियारों के बड़े जखीरे पर उनका कब्जा है। खबर किरकुक से आई है, जहां मौत बांटने वाली आईएस की बिरादरी में आपस में ही झगड़ा हो गया और देखते ही देखते लाशें बिछ गई। जहां इंसान नहीं हथियार करते हैं फैसला। जहां बंदूक की गरज और मौत की चीख में फर्क करना मुश्किल। जहां आज भी आजादी यहां के लिए बस एक सपना है। किरकुक की हवाओं में घुला हुआ है बारूदी जहर। किरकुक इराक का एक ऐसा शहर जो कभी इस देश का सबसे भरा पूरा शहर था। तेल के कुएं और पाइपलाइन के जरिए भूमध्य सागर के बंदरगाहों से जुड़ा एक ऐसा खजाना जिस पर हमेशा से ही पूरी दुनिया की नजर रही है। इसी किरकुक शहर पर बगदादी के गुर्गे अभी भी बरसा रहे हैं कहर। इराक से धीरे धीरे ही सही लेकिन आईएस का वजूद खत्म तो हो रहा है, लेकिन इस्लामिक स्टेट के शैतान जहां कहीं भी मौजूद हैं, वो जगह अभी भी किसी दोजख से कम नहीं। खबर है कि इसी दोजख में आईएस के गुर्गों ने अपने लिए ही कब्रें तैयार कर दी। जी हां, इस्लामिक स्टेट के शैतानों के बीच वर्चस्व की लड़ाई को लेकर ऐसा खूनी खेल खेला गया कि शैतानों ने शैतानों की लाशें बिछा दी। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि बीते शुक्रवार को हाविजा और उससे करीब 35 किलोमीटर दूर बसे अब्बासी इलाके में मौजूद आईएस के लड़ाकों के बीच ही जंग छिड़ गई। ये लड़ाई पद और एरिया को लेकर छिड़ी थी। साल 2014 से बगदादी के कब्जे वाले किरकुक शहर में ऐसा पहली बार हुआ जब बगदादी के गुर्गे आपस में ही भिड़ गए हों। खुलासा है कि इस आपसी लड़ाई में आईएस के कई रंगरूटों की लाशों के साथ साथ उसका एक सीनियर कमांडर भी मारा गया है। जिस कमांडर की मौत हुई है उसे अबू बकर अल बगदादी ने दियाला का मेयर घोषित किया था। इस आपसी भिड़ंत की वजह बनी आईएस की लगातार हार। हर मोर्चे पर हार से बौखलाए आईएस के गुर्गों का गुस्सा अब अपने सीनियर कमांडरों पर निकल रहा है। आईएस के हैवानों के लिए जन्नत माने जाने वाले हाविजा के पास दियाला और सलाहुद्दीन के बॉर्डर पर मुताइबिजा में सेना की जीत ने आईएस के अंदर खलबली पैदा कर दी और उसी खलबली का नतीजा था कि वे आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। एक चैनल के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि आईएस ने अब हाविजा में अपना एक हेडक्वार्टर बना लिया है। बता दें कि अभी हाल ही में किरकुक के पास एक गांव में इस्लामिक स्टेट के हमले में एक पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। किरकुक से करीब 40 किलोमीटर दूर डेविस कस्बे के पास चराग गांव पर हमला बोलकर आईएस के शैतानों ने एक पुलिसकर्मी, मस्जिद के इमाम और 3 नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी और वहां से भाग निकले। गठबंधन सेना के सामने मोसुल को आजाद कराने के बाद अब किरकुक के पश्चिम में हाविजा के आसपास के ग्रामीण इलाके ताल अफार कस्बा सलाहुद्दीन प्रांत के पूर्वी हिस्से को आईएस के कब्जे से आजाद कराने की चुनौती बाकी है, क्योंकि यहां अभी भी बगदादी के गुर्गों का आतंक कायम है। और अब बात उस ब्रिटिश पत्रकार की जो आईएस के हाथों का मोहरा बन गया था, लेकिन इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने इस पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया। मोसुल में कलम के सिपाही का कत्ल। एक रिपोर्ट खबर नवीज के खात्मे की। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों की हरकत, अगवा करके कत्ल कर दिया पत्रकार। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको एक विदेशी रिपोर्टर कैमरे पर अपनी स्टोरी का वो हिस्सा बताने की कोशिश कर रहा है जिसे उसका कैमरा देख नहीं सका, या यूं कहें कि कहानी का ये वो सच बता रहा है
जिसे तस्वीरों के जरिए दिखाया नहीं जा सकता। ये हालात और ये पहलू हर उस रिपोर्टर की जिंदगी का वो लम्हा है जब वो रिपोर्टिंग के लिए किसी कहानी की खोज में निकलता है। He's got a gun at his head and he's being forced to do this. इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस खबरनवीस का चेहरा झलक रहा है, इस चेहरे को इस तरह आखिरी बार देख लीजिए, क्योंकि ये इस अंदाज में शायद ही कभी आपको नजर आए, और वो भी लाइव, क्योंकि अब इस रिपोर्टर की यादें ही बाकी बची हैं। जी हाँ, आपका अंदाजा एकदम दुरुस्त है। ये पत्रकार अब जिंदा नहीं, लेकिन ये रिपोर्टर बेमौत मारा गया। और अगर इराकी मीडिया के खुलासे पर यकीन किया जाए तो ब्रिटिश पत्रकार जॉन कैंटली को मोसुल के खंडहर नुमा घर में मारकर फेंक दिया गया था। अल सूरा न्यूज एजेंसी के हवाले से मिली खबर का खुलासा यही है कि उस रिपोर्टर ने जब मोसुल में पकड़े गए इस्लामिक स्टेट के 3 आतंकवादियों में से एक का इंटरव्यू किया तो उसने जो खुलासा किया उसे सुनकर खुद एक खबरनवीस के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि उस दहशतगर्द ने जो बात बताई वो चौंकाने वाली थी। उसकी खबर का लबोलवाब यही था कि ब्रिटिश पत्रकार जॉन कैंटली को कुछ अरसा पहले अगवा कर लिया गया था। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों का खुलासा यही है कि साल 2012 में जॉन कैंटली ने अपने खबरों में उन तमाम बातों का खुलासा किया था जिनके बारे में इस्लामिक स्टेट के जिहादी नहीं चाहते थे कि वो बातें सबके सामने आए। लिहाजा जॉन को उनके होटल के कमरे से ही अगवा करके किसी गुमनाम जगह ले जाया गया और उसके बाद किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा। कुछ खबरों का खुलासा यही है कि जॉन कैंटली को बगदादी के प्रोपेगेंडा वीडियो में भी रिपोर्टिंग करते देखा गया था, लेकिन दिसंबर 2016 के बाद किसी ने भी इस चेहरे को अपनी आंखों से आमने सामने नहीं देखा। ISIS के अपने वीडियो में इस्लामिक स्टेट का महिमा मंडन करने वाले ब्रिटिश फोटोग्राफर पत्रकार जॉन कैंटली ISIS के लिए वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस्लामिक स्टेट के दहशतगर्दों के इशारे पर उनके हक के लिए लेख भी लिखता रहा। और तो और खुलासा यह भी है कि इस्लामिक स्टेट के नाम पर दुनिया को धमकी भरे मैसेज भी देने का खुलासा इराकी मीडिया ने किया है। दरअसल जॉन कैंटली पहली बार तब सुर्खियों में आया था जब जुलाई 2012 में सीरिया में रिपोर्टिंग के दौरान उसे अगवा कर लिया गया था, लेकिन एक हफ्ते बाद सीरियाई सेना के जवानों ने कैंटली को जिहादियों के कब्जे से छुड़ा लिया। ये घटना दुनिया भर में सुर्खियों में आ गई। खुद कैंटली ने कई न्यूज चैनलों को इंटरव्यू देकर अपना अनुभव साझा किया था। इस दौरान कैंटली की बातों में जिहादियों के लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी दिखाई दी, लेकिन किसी ने इस पर ज्यादा गौर नहीं किया। जिहादियों के लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी दिखाई दी, लेकिन किसी ने इस पर ज्यादा गौर नहीं किया। नवंबर 2012 में एक खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया जब कैंटली फिर अगवा हो गया। इस बार कैंटली के साथ अमेरिकी पत्रकार जेम्स फोले भी थे। अगस्त 2014 में जेम्स फोले की हत्या कर दी गई, ठीक उसी तरह जैसा IS के हत्यारे सबकी हत्या करते देखे जाते हैं। लेकिन जॉन कैंटली की कोई खबर नहीं मिली। इसके कुछ महीने बाद जॉन कैंटली का नया अवतार दुनिया के सामने आया। वो एक बार फिर दुनिया के सामने पत्रकार के तौर पर ही खड़ा था, लेकिन उसका चाल चलन और चेहरा सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि अब वो ISIS के हक में रिपोर्टिंग कर रहा था।